मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए एकता की टीम लगातार प्रयास कर रही है और उस प्रयास में कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिलती हम लोगों को दिख रही है, क्योंकि अब संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी एनर्जी मिला है। और ये संभावनाएं अचानक नहीं बढ़ी हैं। इस संभावनाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया गया है और प्रयास किया जा रहा है। अभी जब तक पूरा काम ना हो जाए तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज स्कीम से लेकर के कुछ अपडेट मेरे पास आई है। मैं आप लोगों से उस बात को भी शेयर करूंगा। दोस्तों, उससे पहले मैं थोड़ी बात करूंगा जो आज ग्रुपों पर संदेशों का आदान प्रदान हुआ है उसके बारे में। उत्तराखंड का एक मैटर इस समय ग्रुपों पे वायरल हो रहा है समायोजन को लेकर के, और 110 अवैध मदरसे पकड़े गए हैं। वो वीडियो और पोस्ट दोनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, कोई भी प्रांत हो, लेकिन जब बात मदरसे की आती है तो सबको जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि मदरसे में क्या हुआ है। सभी लोग जानना चाहते हैं। इसमें कुछ लोगों ने टिप्पणियां की हैं। खैर, उनका अपना अपना मत होगा, अपना अपना मानना होगा। लेकिन एक टिप्पणी एक महाशय साहब ने किया है कि योजना को लेकर के मुकदमे से क्या मतलब है। मैंने उनको बताया कि इसका कनेक्शन बहुत लंबा है। उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं अपनी भाषा में एक सरल तरीके से आपको बताना चाहता हूं। आपने मेरे खिलाफ दूसरे की गलती की वजह से, हालांकि मैं भी पड़ोस में रहता हूं, और मेरे पड़ोसी से आपका झगड़ा हुआ हो और आप मुकदमा उसके ऊपर करने के बजाय मेरे ऊपर एफआईआर करें और मुझे कोर्ट में घसीटें, उसके बाद आप मुझसे उम्मीद करें कि कल इनसे हमारी जरूरत पड़ेगी तो ये हमारी मदद करेंगे। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि बिना गलती के अगर किसी को दोषी बनाया जाए और फिर उसके पास जाकर के कहा जाए कि आप मेरी मदद करें, तो क्या वो कर सकता है? नहीं करेगा भाई। उसका एक ही प्रश्न होगा कि जब मैंने कुछ आपके खिलाफ किया नहीं तो आपने मेरे खिलाफ मुकदमा क्यों किया? आप पहले उस मुकदमे का निस्तारण कराइए, उसके बाद आपकी मदद करने को मैं तैयार हूंगा। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जो मुकदमा किया गया है, कहीं ना कहीं आपकी स्कीम में रोड़ा बन रहा है। इस बात को ये दलाल समझने को तैयार नहीं, और उनके जो चाटुकार हैं वो डिफेंस करते हैं इस पर। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब तक मुकदमा चलता रहेगा तब तक आपकी स्कीम नहीं चल पाएगी, आप कितना भी कोशिश कर लें। आज संस्कृत विद्यालय को, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को परमानेंट करने पर सरकार विचार कर रही है। विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संस्कृत विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक अखिलेश यादव जी को गाली दे रहे थे, और अखिलेश यादव जी की सरकार 3 बार बनी, एक बार भी उनका काम नहीं किया गया। योगी को उन्होंने गाली नहीं दिया। योगी जी की सरकार ने उनको परमानेंट करने का फैसला कर लिया। तो मेरे दोस्त,
मेरी बात को आप समझने का प्रयास करें कि आप अपना काम किसी को गाली दे करके नहीं करा सकते हो। अगर आपको अपना कार्य कराना है तो अनुनय और विनय के साथ ही करा सकते हो। हमारे स्कीम की सारी रूपरेखा तैयार है, बजट का प्राविधान भी किया गया है। जो 2400 करोड़ बजट दिया गया है उसमें आधुनिकीकरण के लिए भी बजट दिया गया है। यह अलग बात है कि अभी यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि कितना दिया गया है। लोग अपने अपने स्तर से कयास लगा रहे हैं कि इतना बजट दिया गया होगा, लेकिन उसका भी कोई ऑफिशियल अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है। तो मेरे दोस्त, इस बात को हमको आपको समझना होगा कि हम जिसको गाली देंगे वो मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि आज का वो जमाना नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल फिर आगे आ जाएगा। ये जमाना चला गया। अब एक थप्पड़ मारोगे तो 4 थप्पड़ पाओगे, ये जमाना है। तो इसलिए ना हम एक थप्पड़ किसी को मारें, ना 4 थप्पड़ की आशा करें और थप्पड़ मार के फिर हम ये आशा रखें कि वो मुझसे माफी मांगेगा। अरे मेरे भाई, थोड़ा सेंस लगाओ। नफरत करते हो, विरोध करते हो, गाली देते हो, अपने दिल में रखो। स्कीम चलने दो, अपनी भड़ास निकाल लेना, लेकिन जब तक आप अपनी भड़ास निकालते रहोगे कुछ होने वाला नहीं है। और यह काम अगर आपको स्कीम चलवानी है तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है उस मुकदमे का निस्तारण कराना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए जब निस्तारण होगा तभी ऐसा ये चीज हो सकता है, वरना बीच में आप कुछ कर नहीं पाओगे। रही बात बकाये को लेकर के, तो बकाया तो आपका मिलना है, आज नहीं तो कल मिलेगा। समस्या जो है, सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की स्कीम को लेकर के है। और ये स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएगी, ये कंफर्म है। लेकिन जब तक सारे रास्ते क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक ये स्कीम चलना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। अपने अपने स्तर से लोग अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक महाशय जी तो हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि मुकदमे से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसका कनेक्शन मुकदमे से बहुत बड़ा कनेक्शन है मेरे भाई, क्योंकि समायोजन के लिए भी मुकदमा किया गया है। उस बात को लोग बताते ही नहीं है। मुकदमा किया गया है कि समायोजित किया जाए, मुकदमा किया गया है कि बकाया दिया जाए। जो बड़का चोर है उसको तो आपने पहले ही छांट दिया। मामला एचआरडी मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय में फंसा हुआ था। मामला हमारा फंसा हुआ था केंद्र सरकार से। मुकदमा हमने कर दिया राज्य सरकार को, अल्पसंख्यक विभाग को। अल्पसंख्यक विभाग कह रहा है कि 11 महीने हमारे पास स्कीम थी, मैंने उसका पूरा बकाया दे दिया। एचआरडी मंत्रालय को आपने छोड़ दिया, जिससे हमको पैसा मिलना चाहिए, जिसको हमें कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उसको आपने साफ साफ बरी कर दिया। और जो तैयार था पैसा देने के लिए उसको आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। अजीब विडंबना है। आप 40% के लिए मर रहे हो और हम लोग 100% के लिए मर रहे हैं। फर्क बस इतना है।
आपने पैसा ठग करके, शिक्षकों से दलाली करके आपने 40% के लिए रिपोर्टेशन किया, फाइल किया, और हम लोग 100% के लिए पैरवी कर रहे हैं। फर्क इतना है। आपने कहा केवल हमको राज्यांश दे दीजिए, हम लोगों ने पैरवी किया तो राज्यांश, केंद्रांश प्लस अतिरिक्त राज्यांश के लिए पैरवी किया। जब कभी भी हम लोगों ने बातें की तो 100% की बात की, और आपने पैसा लेकर के मुकदमा किया, वो भी राज्यांश के लिए मुकदमा किया। समस्याएं यहां नहीं है, समस्याएं हैं यहां पर कि एक एक स्टेप आगे चल करके हम इनसे वसूली करते रहेंगे। अब वो समय चला गया, अब वसूली नहीं हो पाएगी। अब सभी शिक्षक जान गए हैं, मिले या न मिले नहीं देंगे, उनका कहना यह है। लेकिन एकता की टीम एक ऐसी टीम है जो 100% के लिए हमेशा प्रयासरत है और कामयाब होती दिख रही है दोस्तों। क्योंकि मंत्री महोदय जी का जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, वो कॉन्फिडेंस हम लोगों में काफी ऊर्जा पैदा कर रहा है। और मंत्री महोदय जी ने खुद कहा है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म हो रही हैं। बीच में कुछ अधिकारियों ने रोड़ा अटकाने का प्रयास किया है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कोटा कंडम भी उनके ऊपर किया गया है। मेरे भाई, चारों तरफ से आप जिसके लिए कांटे बो रहे हो और उसके घर जाने के लिए आप रेड कारपेट की मांग कर रहे हो, कैसे संभव हो सकता है? उसको घर से निकलने के लिए उसके सारे रास्ते में आपने कांटे बिछा दिए हैं, और फिर आपको उसके घर जाना है और आप रेड कारपेट की मांग कर रहे हो, तो कैसे संभव हो सकता है? या तो कांटा हटेगा तब रेड कारपेट की व्यवस्था हो पाएगी, या फिर आपको उसी कांटे पे चल के आना होगा। इस चीज को लोग समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो यहां दिमाग से नहीं सोचते हैं। दूसरों की अफवाहों पे ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं, और जो दूसरे के अफवाहों पे ज्यादा ध्यान देता है वो कभी सक्सेस नहीं होता है, वो अपना ही नुकसान कराता है मेरे भाई। क्योंकि उसको ये नहीं पता होता है कि बाद में अंजाम क्या होगा। नागपुर की तरह इन नेताओं के चक्कर में उन्होंने पत्थरबाजियां कर दी, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया। आज झेल कौन रहा है? किससे वसूली की जा रही है? किसके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं? इस बात को जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक ऐसे ये चलता रहेगा। मेरे दोस्त, आपको बहुत भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, कोर्ट कचहरी के नाम पर, वसूली के नाम पर, फीस के नाम पर। लेकिन अब यह नहीं हो पाएगा। मेरे दोस्त, आप घबराइए ना, चिंता मत करिए, परेशान ना हो। सारी समस्याओं का हल जल्दी होगा। तब तक के लिए आप टेंशन फ्री रहें, अपना त्योहार मनाएं और दूसरे की व्यवस्था करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।